नारायण हरि। हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग 2021 आईएएस मेंस में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, डू यू एग्री दैट इकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस्ड द फ्लो एंड एब ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हमें इसमें कमेंट करना है। हिंदी वर्जन है इसका। क्या आप सहमत हैं कि पारिस्थितिक कारकों से हड़प्पा सभ्यता के प्रवाह एवं ह्रास को प्रभावित किया? टिप्पणी कीजिए। ये क्वेश्चन है। तो यहां पर हमने इस क्वेश्चन को इस तरह से लिख लिया है, डू यू एग्री दैट इकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस्ड द फ्लो एंड एब ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। कमेंट। तो देखो इसमें कीवर्ड्स लीजिए आप लोग। पहले डू यू एग्री, तो इसमें आपसे पूछा गया है, आपका व्यू पूछा गया है। तो व्यू में हम इसमें 3 अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। जब हम कमेंट करेंगे, हम व्यू के साथ जा भी सकते हैं, हम व्यू से अपोज भी हो सकते हैं, और हम एक इन बिटवीन पाथ भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें इकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात की गई है। क्या आप इकोलॉजिकल फैक्टर से सहमत करते हैं, एग्री करते हैं कि इकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से ही राइज हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन का, और इकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से ही उसका डाउनफॉल हुआ? ये क्वेश्चन है, इसको हमें कमेंट करना है। इसमें हम अपने व्यूज भी दे सकते हैं। तो अब इसमें या तो आप क्वेश्चन के साथ ही चलें, जो क्वेश्चन बोल रहा है आप उसी फ्लो में उसी लैंग्वेज में उसका आंसर दे दें, या आप इससे थोड़ा हटकर भी दे सकते हैं, या आप एक मिडल पाथ फॉलो कर सकते हैं, यस इट वाज, नो इट वाज, और या फिर दोनों के बीच का पाथ ले सकते हैं। तो क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि डू यू एग्री दैट, क्वेश्चन में बोला गया है कि जो इकोलॉजिकल फैक्टर्स थे उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन को राइज भी किया, और उसका डाउनफॉल भी इकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से हुआ। ये क्वेश्चन है। तो अब इकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं? तो इकोलॉजिकल फैक्टर्स में हम डिस्कस करते हैं बेसिकली लाइट, टेम्परेचर, वाटर और सॉइल। ये फैक्टर्स कहाँ तक रिस्पॉन्सिबल थे इंडस वैली के राइज के लिए और इंडस वैली के डाउनफॉल के लिए? तो अब ये हाउ फ्लो वॉज इन्फ्लुएंस्ड, तो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा कि इकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से डेवलपमेंट कैसे हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन की। देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि इकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से ही उनकी सॉइल फर्टाइल थी, एलुवल सॉइल थी, और थिक वेजिटेशन था। थिक वेजिटेशन मतलब फ्लोरा एंड फौना प्रॉपरली डेवलप्ड था वहां पर, प्राणी जगत और वनस्पति जगत। फ्लोरा मीन्स फ्लावर और फौना मीन्स एनिमल्स। तो एनिमल्स और जो ये दोनों फ्लोरा और फौना पूरी तरह से फुली डेवलप्ड थे, और जो इकोलॉजिकल सिस्टम को प्रॉपरली बैलेंस करते थे। तो इस इकोलॉजिकल सिस्टम के बैलेंस की वजह से ही गुड रेनफॉल होता था वहां पर, और गुड रेनफॉल की वजह से सरप्लस प्रोडक्शन भी हुआ। अब सरप्लस प्रोडक्शन का मतलब जितनी उनको जरूरत होती थी उससे ज्यादा उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो जाता था। तो अब इस सरप्लस प्रोडक्शन का रिजल्ट क्या निकल कर आया? सोसाइटी के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब कुछ लोग जो थे वो फ्री हो गए ट्रेड और कॉमर्स करने के लिए, और कुछ लोग एग्रीकल्चर ऑलरेडी कर ही रहे थे। तो ट्रेड एंड कॉमर्स की वजह से उनके यहाँ प्रॉस्पेरिटी आने लग गई। प्रॉस्पेरिटी आई, समृद्धि आई, पैसा आया, तो उस वजह से राइज ऑफ सिटीज हुआ और टाउन्स भी बनते चले गए। राइज ऑफ सिटीज और टाउन्स से में इंपॉर्टेंट जो जिनका राइज हुआ, वन वाज हड़प्पा एंड सेकंड वाज मोहनजोदाड़ो। इन दोनों का राइज हो गया। तो इकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से हम लोग देख रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का राइज हो रहा है। कैसे राइज हुआ, कैसे हम इनको बोल सकते हैं कि इनका राइज हो रहा था? क्योंकि हमें मिली हैं बिग पैलेटेरियल्स बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी मिली हैं हमें। ग्रिड सिस्टम फॉलो करते थे वो, वेयर द रोड्स यूज टू कट एट राइट एंगल। प्रॉपर वाटर ड्रेनेज सिस्टम था उनके यहाँ। यूनिफॉर्मिटी थी, हाउस जो थे एक पैटर्न पे बने होते थे। इवन ब्रिक्स का जो साइज था वो भी एक जैसा होता था, 14:7:3 इंचेस का। तो इस तरह की यूनिफॉर्मिटी अगर आ रही है तो इसका मतलब सेंट्रलाइज्ड रूल था, और अगर सेंट्रलाइज्ड रूल है तो डेफिनेटली इट वाज वन ऑफ द बेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन। तो ये सब चीजें क्या हैं, इसका ये सारे जो पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं अभी, पैलेटेरियल बिल्डिंग्स आ गई, ग्रिड सिस्टम हुआ, प्रॉपर वाटर ड्रेनेज आ गया, प्रॉपर वेट्स एंड मेजर्स भी उनके पास होते थे, ट्रेड होता था, इंट्रा ट्रेड भी था, और इंटरनल ट्रेड भी था, दूसरी कंट्रीज के साथ, मेसोपोटामिया के साथ उनका ट्रेड होता था। हाउस पैटर्न उनका एक जैसा पैटर्न था, सेंट्रलाइज्ड रूल था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी, और यही हम लोगों को फर्स्ट पोर्शन में प्रूफ भी करना था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो राइज हुआ है, जो डेवलपमेंट हुई है, वो इकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से हुई है। और इकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से कैसे हुआ कि इकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से एलुवियल सॉइल थी, रेनफॉल था, और उसकी वजह से सरप्लस प्रोडक्शन हुआ। सरप्लस प्रोडक्शन की वजह से ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा, ट्रेड एंड कॉमर्स से सिटीज और टाउन्स का राइज हो गया, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो का राइज हुआ, और इस तरह से हमने देखा कि इकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से इंडस वैली
डेवलप हो गई। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चल रहे हैं कि ये इकोलॉजिकल फैक्टर्स ही कहीं ना कहीं उसके डाउनफॉल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल थे। ये हमें डिस्कस करना है सेकंड पार्ट में। तो इकोलॉजिकल फैक्टर्स से डाउनफॉल कैसे हुआ, क्यों, क्योंकि हम लोग इसको किस तरह से प्रूफ अपने आंसर को कैरी ऑन फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि एक सिंगल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं था इंडस वैली सिविलाइजेशन के डाउनफॉल के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी ये, इसका एरिया बहुत ज़्यादा था। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन को कंबाइंड कर दो, उसके बाद भी इंडस वैली का एरिया ज़्यादा था। तो इतनी बड़ी एरिया की सिविलाइजेशन सिर्फ एक सिंगल फैक्टर से उसका डाउनफॉल नहीं माना जा सकता। दूसरा, इंडस वैली की जो साइट्स हैं, डिफरेंट साइट्स डिफरेंट टाइम पर उनका डाउनफॉल हुआ है और उनके कॉजेज भी अलग अलग हैं। तो जैसे कि आप जो सी कोस्ट, जो नदी के किनारे या समुद्र के किनारे जो सिटीज़ थी, जैसे लोथाल था, मोहनजोदाड़ो था, छानूदारो था, इन सब का जो डिक्लाइन हुआ है वो फ्लड की वजह से हुआ है। लेकिन जो सी कोस्ट या रिवर्स के किनारे नहीं थी, उनका भी तो डाउनफॉल हुआ। तो उनका डाउनफॉल फिर कैसे हुआ? इसका मतलब सभी का डाउनफॉल फ्लड की वजह से नहीं हुआ। तो डिफरेंट कॉजेज थे और डिफरेंट फैक्टर्स थे और डिफरेंट टाइम पर उनका डाउनफॉल हुआ है। ये चीज़ हम लोगों को प्रूव करनी है। तो व्हाट अबाउट दोज हु लोकेटेड एट द, जो रिवर साइड पर नहीं थे, जैसे भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो उसके साथ साथ ओनली अर्बन साइट्स का ही डाउनफॉल हुआ है। अर्बन साइट्स में हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, इन्हीं का डाउनफॉल हमें मिलता है। लेकिन जो रूरल साइट्स थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो रूरल एरियाज था, जो रूरल साइट्स थी, उनका डाउनफॉल नहीं हुआ। उनकी सिविलाइजेशन आगे चलती रही कुछ और टाइम के बाद भी, जब इनकी अर्बन सिविलाइजेशन का डाउनफॉल हो गया था। उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि जो इकोलॉजिकल कॉजेज थे, उसके में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल कॉजेज थे विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो फर्स्ट वॉज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वो लोग दे डिडंट बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि उनका प्रोडक्शन कम था और कंजम्पशन ज़्यादा था। प्रोडक्शन कम है और कंजम्पशन ज़्यादा है, मतलब किसी आदमी की इनकम आज के टाइम में इनकम कम है और खर्चा वो ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सेम वॉज द कंसेप्ट विद इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो। लेस प्रोडक्शन थी, कंजम्पशन ज़्यादा था। तो ये सब क्यों हुआ? बिकॉज उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था 1800 तक आते आते उनका एडमिनिस्ट्रेशन वीक हो गया था। इनिशियल स्टेजेस में जब हमने ये डिस्कस किया था, वो बहुत बड़ी बिग सिटीज़ में डेवलप हो चुकी थी, तब तक तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन लेटर स्टेजेस में जाके एडमिनिस्ट्रेटिव डाउनफॉल की वजह से, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की वजह से, they were not able to maintain the sustainable development and consumption was more but production was less। तो इससे क्या हुआ? scarcity of forest land उनका जो था वो ग्रीन पास्चर लैंड और ग्रीन एरिया जो था वो कम होने लगा, बिकॉज दे स्टार्टेड यूजिंग मोर एंड मोर वुड फॉर द फ्यूल और फॉडर अपने कैटल्स के लिए वो लेते थे। तो ज़्यादा कर रहे थे अपने रिसोर्सेज को, बजाय अपने रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने के लिए या रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए। दैट बिकम एन इम्पॉर्टेंट कॉज। अब जब फॉरेस्ट एरिया कम हो रहा है, फॉडर एरिया कम हो रहा है, ग्रीन पास्चर लैंड कम हो रहे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? ड्रॉट हो गया, सूखा पड़ने लग गया। तो सूखा पड़ने से उनका डाउनफॉल हो गया। ये एक इकोलॉजिकल कॉज हुआ जिसकी वजह से इंडस वैली का डाउनफॉल हुआ। दूसरा, फ्लड। तो फ्लड क्यों हुआ? क्योंकि इंडस एरिया जो था वो सेस्मिक जोन में आता है। सेस्मिक जोन का मतलब वहाँ पर अर्थक्वेक्स ज़्यादा आते थे। तो अर्थक्वेक ज़्यादा आने की वजह से एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी आती है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से व्हाट हैपेंड, जो नॉर्थ कोस्ट था अरेबियन सी का, वो अपने एरिया से थोड़ा ऊपर उठ गया था। तो उसके ऊपर उठने से जो रिवर, इंडस रिवर और घग्गर हकारा रिवर है, घग्गर उसको इंडिया में बोलते हैं और हकारा पाकिस्तान में बोलते हैं। तो ये जो रिवर थी, इन्होंने अपना कोर्स चेंज कर लिया। इनका कोर्स चेंज होने का मतलब होता है कि जब रिवर्स ने अपना कोर्स चेंज कर लिया तो वहाँ की जो सिविलाइजेशन थी, जो लोग रह रहे थे, वो भी वहाँ से शिफ्ट कर गए। एंड दैट ऑल्सो बिकम ए कॉज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड दैट वाज एन इकोलॉजिकल कॉज। थर्ड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे एपिडेमिक्स भी फैली है इस टाइम में, क्योंकि हमने देखा था कि जब फ्लड आया तो फ्लड के साथ साथ एपिडेमिक्स भी आ गई। पर्टिकुलरली डायरिया फैल गया था यहाँ पर। कॉलरा तो हम नहीं बोल सकेंगे क्योंकि कॉलरा तो लेटर स्टेजेस में हमें इंडिया में इंस्टेंस मिलते हैं कॉलरा के। इंडस वैली के टाइम में कॉलरा के इंस्टेंसेस नहीं था, लेकिन डायरिया का कंसेप्ट जरूर वहाँ पर आता है, जो एक वाटर बॉर्न डिजीज़ है। और वाटर बॉर्न डिजीज़ जब फ्लड आता है तो उसकी वजह से वाटर बॉर्न डिजीज़ आ जाती हैं, पॉल्यूटेड होता है वाटर। तो और उसमें पर्टिकुलरली एक बैक्टीरिया होता है सोलोमन बैक्टीरिया, सल्मोनेला बैक्टीरिया की वजह से डायरिया हुआ और एक पूरी एपिडेमिक फैल गई। और कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि बिकॉज ऑफ द प्लेग। तो एपिडेमिक्स ऑल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, और वो भी कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल फैक्टर से
बिलोंग करता है। उसके बाद फायर वॉज ऑल्सो अगर इंपॉर्टेंट कॉज है, इसमें रशियन स्कॉलर हैं एम डिमिट्रेव। तो एम डिमिट्रेव का पर्टिकुलरली मानना है कि बिकॉज ऑफ फिजियोकेमिकल एक्सप्लोजन हुआ था और उसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज कर गया था, इवन 15,000 डिग्री तक टेम्परेचर राइज कर गया था इंडस वैली एरियाज का। और इतना ज़्यादा टेम्परेचर था कि जो पत्थर होते हैं वो भी पिघल गए थे, स्टोन्स वर मेल्टेड ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम। और जो स्केल्टन्स थे, ऐसे स्केल्टन्स भी मिले हैं जो बिल्कुल चाइल्ड फॉर्म में मिले हैं, तो स्केल्टन्स भी बुरी तरह से जल चुके थे। तो दिस कॉज वॉज समवेयर ऑल्सो लिंक्ड विद द इकोलॉजिकल फैक्टर। तो अब यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन का 3 पार्ट जैसे होते हैं। अगर ये 20 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में, तो आपको इसमें यूपीएससी क्या करता है, मेंस में आपको 3 पेजेस देगा। जैसे ये 1 पेज हुआ, 2nd पेज और 3rd पेज। अब 20 मार्क्स के क्वेश्चन को आपको इन 3 पेजेस के अंदर अरेंज करना होता है। तो अब इसमें अगर आप एक लाइन के अंदर मान लीजिए 8 और 9 8 वर्ड्स भी अगर लिखते हैं और 10 वर्ड्स के करीब आपने 10 लाइन्स आपने लिखी, तो अराउंड ऑलमोस्ट अगर आपने 100 वर्ड्स लिखे तो 3 पेज में आप 300 प्लस समथिंग वर्ड्स लिख सकते हैं। तो 300 प्लस समथिंग वर्ड्स में आपको ये सब चीज़ें 3 पार्ट्स में डिवाइड करनी होंगी। कैसे? फर्स्ट तो इंट्रो हो गया। इंट्रो में हार्डली 1 और 2 लाइन्स में इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन दिस ईयर एंड बाय दोज आर्कियोलॉजिस्ट, दैट्स ऑल। 1-2 लाइन का इंट्रोडक्शन हो गया। ये जो सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं वो इसमें हम लोग इसको मेन बॉडी में रखेंगे। तो अब यहाँ पर हमने कहीं पर भी आर्यन अटैक्स का जिक्र नहीं किया है, क्योंकि आर्यन अटैक्स क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ इकोलॉजिकल फैक्टर को पूछा है। आर्यन फैक्टर जो है वो दैट इज अनदर फैक्टर, वो तो बायोटिक फैक्टर हो गया। इसमें जब इकोलॉजिकल फैक्टर को हम डिस्कस करते हैं तो 2 फैक्टर्स हम लोगों को माइंड में रखने पड़ते हैं। एक अबायोटिक फैक्टर होता है जो नॉन लिविंग थे, और एक बायोटिक जो लिविंग थिंग्स से होता है। तो मेन बॉडी में हम ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे कि कैसे बिकॉज ऑफ द इकोलॉजिकल सिस्टम, बिकॉज ऑफ दिस इकोलॉजिकल सिस्टम उनका राइज भी हुआ और उनका डाउनफॉल भी हुआ, जो हमने अभी प्रूफ कर लिया है। अब इसका कंक्लूजन हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? देखो, कंक्लूजन जो लिखेंगे, जो 3rd इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसमें आप डायरेक्टली डोंट राइट येस और नो, स्ट्रेट फॉरवर्ड वे, अगर क्योंकि इसमें कमेंट लिखा है तो हमें कमेंट के थ्रू ही अपने आंसर को देना है। अगर डिस्कस लिखा होता या एल्यूसिडेट लिखा होता या एलोबरेट लिखा होता, एनालाइज क्रिटिकली एनालाइज, तो आंसर हमारा ऑलमोस्ट वही रहेगा, लेकिन उसकी अप्रोच जो है वो कहीं ना कहीं कुछ चेंज हो जाएगी। तो अब कमेंट में हमारी क्या अप्रोच होगी? कमेंट में हमारी अप्रोच ये होगी कि हम इसमें 3 फॉर्म लेंगे। या तो आप इससे एग्री करते हैं यस, अगर आप बोलते हैं कि यस उसमें इकोलॉजिकल कॉजेज की वजह से उसका डाउनफॉल हुआ और उसका राइज भी हुआ, तो अगर आप इकोलॉजिकल कॉज ही बोलोगे तो कहीं ना कहीं आर्यन कॉज भी तो था। वो ठीक है कि आर्यन की थ्योरी आज के टाइम में हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि आर्यंस थ्योरी का ये था कि मोहनजोदाड़ो के घर से और स्टेयर से और आउटसाइड द हाउस कुछ स्केल्टन्स मिले हमें, अराउंड 42 स्केल्टन्स मिले हैं। तो उन 42 स्केल्टन्स जो हैं वो एक पीरियड से बिलोंग नहीं करते, वो डिफरेंट एजेस से वो बिलोंग करते हैं। तो इसलिए आर्यन थ्योरी जो न्यू रिसर्च है, न्यू स्कॉलर्स हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं रिजेक्ट की है। तो इसलिए हम इसमें आर्यन थ्योरी को डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आप बोलते हैं कि नो इकोलॉजिकल कॉजेज रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, तो इकोलॉजिकल कॉजेज अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं थे तो ये सब जो कॉजेज हमने डिस्कस किए तो इकोलॉजिकल कॉजेज थे, तो इसका मतलब इकोलॉजिकल कॉजेज थे। लेकिन हमें अपने आंसर को इन बिटवीन लेकर चलेंगे। इन बिटवीन में आप लोग लिखेंगे कि हमें मिड पाथ अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। क्या लिखेंगे आप उसमें? इट वॉज ए वास्ट सिविलाइजेशन, वास्ट एरिया एंड सिंगल कॉज कुड नॉट बी सफिशिएंट फॉर इट्स डाउनफॉल, बट देयर वर सेवरल कॉजेज which were responsible for the downfall of the Indus Valley civilization, although the ecological factors played an important role। तो इस तरह से आप अपने आंसर को कंक्लूड कर देंगे 20 मार्क्स के लिए। 15 मार्क्स के लिए अगर पूछा जाता है तो आप इसको कहीं ना कहीं और इसको शॉर्ट कर देंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होंगे वो आप डिस्कस कर लेंगे। सो ओके स्टूडेंट्स, यू नाउ दिस सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें, लाइक करें, सो दैट यू कैन गेट द दिस टाइप ऑफ वीडियोज ऑन रेगुलर बेसिस। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।